नमस्कार साथियों, भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र गेम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? हम अपनी जो भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो आज का सेशन है उसका जो पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से जो कौन सा जो कथन है वो सत्य है। ये जो प्रश्न है आप उसको अगर देखेंगे तो ये है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न। इसमें कहीं पर भी जो तथ्यात्मक जो जानकारी है वो आपके काम में नहीं आई। अगर आपने प्लेटो और अरस्तु अगर दोनों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा ना, तभी आप इस जो प्रश्न है उसको है वो अच्छी तरीके से वो सॉल्व है वो कर पाएंगे। तो इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट है हमको देखना है कि कौन सा है वो सत्य है। ऑप्शन से हमारे पास प्लेटो की जो दृष्टि है वो यथार्थपरक थी। प्लेटो की जो दृष्टि है वो यथार्थपरक थी। अरस्तु की है वो आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की जो दृष्टि है वो आदर्शपरक थी। प्लेटो की जो दृष्टि है वो आदर्शपरक थी और अरस्तु की है वो यथार्थपरक है। और इसके बाद है प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि है वो यथार्थपरक थी। तो आप लोग बताइए इसमें जो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। अगर आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो सही होगी तभी आप है वो इस प्रश्न को वो सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लेटो की दृष्टि है वो यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि जो प्लेटो है वो एक आदर्शवादी या जो प्रत्ययवादी है वो दार्शनिक हैं। तो उस तरीके से उनकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की रहेगी, वो रहेगी आदर्शवादी। और अरस्तु की क्या रहेगी, यथार्थपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि वो आदर्शपरक थी, तो ये ऑप्शन तो गलत है। प्लेटो की जो दृष्टि है वो आदर्शपरक थी और अरस्तु की है वो यथार्थपरक। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्लेटो है वो एक आइडियलिस्ट हैं, तो इस तरीके से वो एक प्रत्ययवादी हैं या आदर्शवादी हैं। तो दूसरी तरफ अरस्तु हैं वो क्या है, व्यवहारिक हैं और यथार्थपरक हैं। तो ये जो सी आंसर है वो बिल्कुल हमारा सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि इनमें जो दोनों की जो दृष्टि है उन पर जो चर्चा है वो की गई है कि इसमें कौन है प्लेटो है, कौन है आदर्शवादी है, कौन है जो उसमें यथार्थपरक है। तो प्लेटो की जो दृष्टि है वो जाहिर सी बात है वो कौन सी है, वो आदर्शपरक थी। और अरस्तु की जो दृष्टि है वो कौन सी है, यथार्थपरक। तो फर्स्ट का जो सी आंसर है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेदनशीलता का असहचर्य डिसोनेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये अवधारणा है वो किसकी है। आप लोग बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि संवेदनशीलता का असहचर्य। तो संवेदनशीलता का असहचर्य, संवेदनशीलता का असहचर्य, संवेदनशीलता का असहचर्य है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये अवधारणा किसकी है। तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास आई ए रिचर्ड्स। तो जो आई ए रिचर्ड्स हैं वो हमारी जो नई समीक्षा है उनको जो सैद्धांतिक आधार है वो आई ए रिचर्ड्स है, उनके द्वारा है वो प्रदान है वो किया जाता है। और इनके जो द्वारा जो सिद्धांत है वो कौन कौन से, मूल्य सिद्धांत, काव्य भाषा और संप्रेषण सिद्धांत। जॉर्ज लुकाच है वो यथार्थवादी में आती हैं। टी.एस. एलियट का जो सिद्धांत है वो है परंपरावादी और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। और अंत में एफ.आर. लॉविस। तो जो टी.एस. एलियट हैं ये इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, एक दिया था परंपरा का सिद्धांत, एक इनका जो दूसरा सिद्धांत था बड़ा ही महत्वपूर्ण वो था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसके अलावा इनका एक तीसरा भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है टी.एस. एलियट का, वो है संवेदनशीलता का असहचर्य। तो इस तरीके से टी.एस. एलियट ने परंपरा और निर्वैयक्तिकता के जो सिद्धांत के अलावा है इन्होंने डिसोनेसिटी ऑफ सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता का जो असहचर्य जो सिद्धांत है वो भी प्रतिपादित है वो टी.एस. एलियट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, टी.एस. एलियट के जो आलोचना ग्रंथों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है। तो जो टी.एस. एलियट के द्वारा जितने भी प्रकार के जो आलोचनात्मक ग्रंथों का जो प्रकाशन या संपादन किया गया है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, एसेज इंस्पिरेट एंड मॉडर्न, एलिजाबेथ एसेज, सेक्रेड वुड, सिलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। सी है सिलेक्टेड एसेज, द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, सिलेक्टेड एसेज, द सेक्रेड वुड और एलिजाबेथ एसेज। तो आप लोग बताइए इनका जो क्रम होगा वो कौन होगा। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, द सेक्रेड वुड, तत्पश्चात एलिजाबेथ एसेज और एसेज एंड एंशिएंट एंड मॉडर्न। अगला प्रश्न है, ये हमारी तरफ एक ग्रंथ है और इनके कौन कौन सा जो लेखक है उसकी जो सूची है उसका जो मिलान है वो करना है। एक तरफ है अगर काव्य कृतियों में तो लिटरेचर बैलेट्स, बायोग्राफी लिटरेरिया, एस्थेटिक्स और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। दूसरी तरफ है लेखक या आलोचक क्रोचे, कोलरेज, वर्ड्सवर्थ, एलियट, एल्सिक्स और रिचर्ड्स। तो जाहिर सी बात है कि विलियम वर्ड्सवर्थ है, लिटरेचर बैलेट्स है, ये स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र है। तो इसको जो लिटरेचर बैलेट्स है वो किसका है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ।
बायोग्राफी लिटरेरिया, बायोग्राफी लिटरेरिया किसका है? तो बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज का, और इसमें है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो काव्य भाषा उनकी आलोचना भी की जाती है। एस्थेटिक्स है वो किसका? तो एस्थेटिक्स है वो है क्रोचे, और अंत में है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स है वो है आई ए रिचर्ड्स का। इस तरीके से इनका क्रम है। लिरिकल बैलेट्स है विलियम वर्ड्सवर्थ, बायोग्राफी लिटरेरिया है कॉलरिज, एस्थेटिक्स है क्रोचे, और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स है ये है आई ए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य शास्त्र के जो निम्नलिखित जो ग्रंथ हैं इनका जो क्रम है वो सही क्रम है वो क्या है? तो हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथ हैं और इनका जो क्रम है वो हमको पता लगाना। श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसकानंद, रसकलश, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसकानंद, रसकलश, रसराज, रसकानंद, रसकलश और श्रृंगार निर्णय। तो इसमें जो क्रम बनेगा तो सबसे पहले है मतीराम का रसराज और ललित ललाम, फिर है भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय, रसकानंद और रस कलास। तो जो बी आंसर है वो हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है एक तरफ है खड़ी बोली गद्य की रचनाएं हैं और दूसरी तरफ है ये लेखक है। तो एक तरफ है जो खड़ी बोली गद्य की जो आरंभिक रचनाएं हैं और वो है सुरासुर निर्णय, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण और चंद्र विलास, फिर है राम प्रसाद निरंजनी, दीपचंद जैन, हरिजी, दौलत राम जैन और मुंशी सदा सुख लाल। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो सुरासुर निर्णय है, सुरासुर निर्णय, ये जो सुरासुर निर्णय है वो किसकी रचना है? तो जो सुरासुर निर्णय जो रचना है वो है मुंशी सदा सुखलाल की। तो सुरासुर निर्णय है वो है मुंशी सदा सुखलाल की। इसके अलावा मुंशी जो सदा सुखलाल है इनकी एक रचना प्रसिद्ध है वो है मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर। फिर भाषा योग वशिष्ठ, ये जो पुस्तक है वो है राम प्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वशिष्ठ वो किसकी पुस्तक है? राम प्रसाद निरंजनी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है उसको जो हिंदी गद्य की जो प्रथम प्रौढ़ कृति और प्रथम प्रौढ़ जो लेखक हैं वो भाषा योग वशिष्ठ और राम प्रसाद निरंजनी हैं, उनको बोलते हैं। फिर है भाषा पद्म पुराण, तो भाषा पद्म पुराण है वो किसका है? तो भाषा पद्म पुराण है वो है दौलत राम जैन का। और अंत में है चंद्र विलास, तो जो चंद्र विलास है वो है दीपचंद जैन का। इस तरीके से खड़ी बोली गद्य की जो आरंभिक कृतियां हैं और उनका मैचिंग है। तो सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी है, भाषा पद्म पुराण है दौलत राम जैन है और चंद्र विलास है वो है दीपचंद जैन। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है फिर से ये कृतियां हैं साहित्यिक और काव्य कृतियां आलोचनात्मक और इनका है लेखक। नया साहित्य नए प्रश्न, रस सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और रोमांटिक साहित्य शास्त्र। फिर है देवराज उपाध्याय, शिव कुमार मिश्र, आनंद प्रकाश दीक्षित, नंद दुलारे वाजपेयी और नगेंद्र। तो जो नया साहित्य और जो नए प्रश्न है वो कौन से हैं? तो ये स्वच्छंदतावादी और जो स्पष्टवादी आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी कृति है। रस सिद्धांत ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो रस सिद्धांत वो है डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस तरीके से ए का हो गया 4, ए का 4 है, बी का है 5, फिर अंत में है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। तो जो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन है ये हमारा शिव कुमार मिश्र का और रोमांटिक साहित्य शास्त्र है वो है देवराज उपाध्याय। इसके अलावा देवराज उपाध्याय ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है वो है छायावाद का पतन। तो देवराज उपाध्याय के द्वारा एक तो छायावाद का जो पतन है वो पुस्तक भी है वो देवराज उपाध्याय के द्वारा है वो लिखी जाती है। तो नया साहित्य नए प्रश्न, तो ये कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत नगेंद्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र और रोमांटिक साहित्य शास्त्र वो है डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न है फिर से हमारे जो कथन और जो तर्क वाले प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये हमारे। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ये जो स्टेटमेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है जो काव्य शास्त्री आलोचना निबंध है कविता क्या है उसका स्टेटमेंट है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ये ऑप्शन सही है। इसलिए कविता की जरूरत है वो मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। इसलिए कविता की जो जरूरत है वो मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों हमारे क्या होंगे? सही।
नाद सौंदर्य से कविता की आयु है वो नहीं बढ़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कविता क्या है निबंध है, उसी में बोलते हैं कि नाद सौंदर्य है उससे वो कविता की आयु है वो बढ़ती है, और इसमें लिखा है नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती है। तो इस स्टेटमेंट तो हमारा गलत ही हो गया, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा इसमें ये गलत होगा और आर सही होगा, क्योंकि नाद सौंदर्य से वो कविता की जो आयु है वो बढ़ती है, और क्योंकि नाद सौंदर्य का योग है वो कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक है वो होता है। तो ये ऑप्शन है वो हमारा सही है। साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। तो यहाँ पर जो रस के साधारणीकरण है उसकी जो चर्चा है वो की गई है कि साधारणीकरण है कि जो प्रमुख आधारशिला है वो मानव सुलभ समानुभूति है। तो साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला है वो मानव सुलभ समानुभूति है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी है वो प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट है कि साधारणीकरण की जो प्रमुख आधारशिला है वो मानव सुलभ समानुभूति है। फिर सेकंड जो तर्क है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। तो इसमें जो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे, सही होंगे। निम्नलिखित में से जो कौन सी कृति है वो आई ए रिचर्ड्स की नहीं है। तो जो आई ए रिचर्ड्स हैं वो नई समीक्षा को जो सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं, और ये जो नई समीक्षा के जो जनक हैं उनके नाम से भी इनकी ख्याति है वो प्राप्त है। तो आई ए रिचर्ड्स की इनमें कौन सी कृति नहीं है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आई ए रिचर्ड्स की। दी फिलोसफी ऑफ रेटरिक ये भी किसकी पुस्तक है, ये भी आई ए रिचर्ड्स की है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, तो ये जो तीनों की तीनों जो पुस्तकें हैं वो किसकी हैं, आई ए रिचर्ड्स की। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। फिर इसमें जो एक और है वो ऑप्शन है कल्चर एंड अनार्की। ये कल्चर एंड अनार्की जो पुस्तक है वो है मैथ्यू अर्नोल्ड की, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो कल्चर एंड अनार्की जो पुस्तक वो किसकी है, वो है मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ से फिर से हमारी जो साहित्यिक और काव्यात्मक कृतियां हैं और उनका वो है, तो एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तत्पश्चात परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी सागर बान्ने। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये बड़ी ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके अलावा इनकी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, कबीर इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, और आदिकाल। तो इनकी अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तकों की चर्चा करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और कबीर। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये जो पुस्तक है वो है राम कुमार वर्मा का, और ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें केवल आदिकाल और भक्तिकाल दो ही काव्य ग्रंथों के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है। तत्पश्चात उत्तरी भारत की संत परंपरा और संत काव्य पर जो परशुराम चतुर्वेदी इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है वो किया है। तो ये उत्तरी भारत की जो संत परंपरा जो पुस्तक है वो है परशुराम चतुर्वेदी की। तत्पश्चात हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर बच्चन सिंह का, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई तरीके से, नई दृष्टि से देखने का जो प्रयास है वो किया। तो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वो है बच्चन सिंह। फिर हमारे पास जो संप्रदाय हैं और उनका क्रम है, तो तत्पश्चात एक तरफ है ये जितने भी संप्रदाय हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो संप्रदाय है उससे जुड़े हुए हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। तत्पश्चात हमारे पास ऑप्शन है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य और श्री हित हरिवंश। तो ये जो श्री संप्रदाय है इनका जो संबंध है कि जाहिर सी बात है कि जो श्री संप्रदाय है इनका जो संबंध है वो किससे है, रामानुजाचार्य। तो और जो उनका जो संबंध है वो किससे है, रामानुजाचार्य। तत्पश्चात है रुद्र संप्रदाय। तो ये जो रुद्र संप्रदाय है इनका जो संबंध है वो किससे है, वो है विष्णु स्वामी से। तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी से है। सनकादि जो संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय है इनका जो संबंध है, सनकादि जो संप्रदाय है, फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, इनका जो संबंध है वो है गोस्वामी हित हरिवंश से। तो गोस्वामी हित हरिवंश से वो राधा वल्लभ संप्रदाय। एक बार हम इसको फिर से मैच करते हैं।
अगर हम देखें तो इसमें जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इनका जो संबंध है वो किससे है, तो वो है गोस्वामी हित हरिवंश से। तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो किससे जुड़े हुए हैं, गोस्वामी हित हरिवंश से। तत्पश्चात जो श्री संप्रदाय है वो उनका संबंध किससे है, रामानुजाचार्य से। रुद्र संप्रदाय है इनका संबंध है विष्णु स्वामी से। और तत्पश्चात है इनमें जो सनकादि संप्रदाय है इनका जो संबंध है वो किससे होगा, माधवाचार्य से। अगला प्रश्न है, एक तरफ रचनाकार है और उनकी है रचनाएं हैं, उनका है वो मिलाना करना है। रचनाकार है चिंतामणि, मतीराम, भूषण और रसलीन। अंगद, दर्पण, सेवा बावनी, रस रहस्य, रसराज और काव्य प्रकाश। तो चिंतामणि की इसमें जो रचना होगी वो होगी चिंतामणि। फिर है भूषण है, भूषण की तो जाहिर सी बात है जो रचना है वो कौन सी है, तो भूषण की सेवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो ये तो भूषण की है वो रचना हो गई है। फिर रसलीन की जो रचना है वो कौन सी है, अंग दर्पण। फिर है मतीराम की है रसराज और ललित ललाम। और चिंतामणि की कौन सी रचना होगी, वो होगी काव्य प्रकाश। तो इस तरीके से चिंतामणि की है काव्य प्रकाश, मतीराम की है रसराज, भूषण की है सेवा बावनी और रसलीन है अंग दर्पण। अगला प्रश्न है, ये एक तरफ रचनाएं हैं और उनका वो लगाना है। काव्य में अभिव्यंजनाबाद, रस पीयूष निधि, रस कलश और हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सोमनाथ और लक्ष्मी नारायण। तो जो काव्य में अभिव्यंजनाबाद है ये किसका सिद्धांत है, तो जो काव्य में जो अभिव्यंजनाबाद है वो है। फिर रस पीयूष निधि, तो जो रस पीयूष निधि है वो रचना है सोमनाथ की, तो रस पीयूष निधि है सोमनाथ की। हिंदी जो नवरत्न है वो है मिश्र बंधु का। तो अगर इस तरीके से देखें तो हिंदी नवरत्न है वो है मिश्र बंधु का। और काव्य में जो अभिव्यंजनाबाद है वो किसकी होगी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। इस तरीके से इन जो पोस्टों का क्रम होगा, तो काव्य में जो अभिव्यंजनाबाद है वो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। रस पीयूष निधि है सोमनाथ। तत्पश्चात है रस, हिंदी नवरत्न है मिश्र बंधु। और रस कलश है वो जो रचना होगी, तो काव्य में अभिव्यंजनाबाद है वो हमारी किसकी रचना है, काव्य में अभिव्यंजनाबाद है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। तो इस तरीके से जो रस कलश होगा, और रस कलश के वो कौन होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अगला प्रश्न है, विवादी भाव के अंतर्गत स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता है वो नहीं आती है। तो अगला जो स्टेटमेंट है हमारा कि विवादी भाव के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार है वो रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती, क्योंकि रस स्वयं में विभाव है वो निरपेक्ष है वो होता है। तो विभाव आदि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती, तो ये स्टेटमेंट तो गलती है। और तर्क है क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये गलत और आर गलत, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है किंतु सारे रसिक हैं वो कभी नहीं बनते। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि प्रतिभा के जो विस्फोट है उसके लिए, कि प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है किंतु सारे रसिक कभी नहीं बनते। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यरत प्रतिभा कहा है जो कुछ ही लोगों में होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही है कि प्रतिभा के विस्फोट के लिए है वो केवल है वो रसावेश की आवश्यकता है किंतु सारे रसिक है वो कभी नहीं बनते। और राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यरत प्रतिभा कहा है कुछ ही लोगों में होती है। अगला प्रश्न है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है पर इन्हें गौड़ रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना गया है। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि गुण है वो मुख्य रूप से रस के धर्म है पर इन्हें गौड़ रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि गुण का निर्धारण है वो शब्दार्थ सही होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गुण का जो निर्धारण है वो शब्दार्थ सही होता है। ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा, तो ए सही होगा और आर गलत। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो गुण है वो मुख्य रूप से रस के धर्म है पर इन्हें गौड़ रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। अगला स्टेटमेंट है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तो कामायनी है वो आधुनिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसमें जो है सर्गों की संख्या है वो है 15। इसका जो आरंभ है वो चिंता सर्ग से होता है और अंत होता है वो होता है आनंद सर्ग पर। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी आनंद अगन घना था। ये कामायनी की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो होती हैं। तो कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है क्योंकि उसमें रूपक अलंकार की बहुलता। ये स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये सही है हमारा और आर है वो गलत है, बी ऑप्शन।
निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो विश्वनाथ का नहीं है? विश्वनाथ का जो कौन सा कथन है वो कौन सा नहीं? विश्वनाथ ने रस के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। तो रस अखंड है, ये कथन है वो विश्वनाथ का है, बिल्कुल सही है। रस स्वयं प्रकाश है, ये स्टेटमेंट भी विश्वनाथ का सही है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से विश्वनाथ के जो तीनों के तीनों हैं वो स्टेटमेंट है वो सही है कि कौन सा जो कथन है वो आचार्य विश्वनाथ का सही नहीं है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट वो विश्वनाथ के हैं। रस अखंड भी है, रस स्वयं प्रकाश भी है और रस वेदांतर स्पर्श शून्य भी है। रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये स्टेटमेंट है वो विश्वनाथ का नहीं है कि रस अपने जो भिन्न आकार से जो रूप है उसमें आस्वादित किया जाता है। तो डी आंसर वो हमारा गलत होगा। ध्वनावलोक है वो कौन सी शताब्दी का है ग्रंथ है? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि ध्वनावलोक है वो किसका ग्रंथ है? तो ध्वनावलोक है वो किसका ग्रंथ है? तो ध्वनावलोक की जो ग्रंथ के रचयिता हैं वो हैं आनंद वर्धन, और आनंद वर्धन है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आनंद वर्धन है वो कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वो हैं ध्वनि संप्रदाय के। तो ध्वनावलोक है वो किसका ग्रंथ है? तो ध्वनावलोक जो ग्रंथ है वो है आनंद वर्धन का, और आनंद वर्धन है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और ये जो ध्वनावलोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? वो है 9वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज है वो नहीं हो सकती है। किसका कथन? बहुत इंटरेस्टिंग कथन है कि सौंदर्य की है वो वस्तुगत है वो सत्ता होती है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। किसका कथन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और नंद दुलारी वाजपेयी। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं एक परंपरावादी और इतिहासवादी आलोचक है। रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना पद्धति है वो तेन की विधेयवादी प्रत्ययवाद पर आधारित है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी और प्रगतिवादी आलोचक हैं, और नंद दुलारे वाजपेयी एक स्वतंत्रतावादी और सौष्ठववादी आलोचक। तो सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्टेटमेंट है वो किसका है? तो ये स्टेटमेंट है प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा का। ये जो रामविलास शर्मा है इन्होंने आज्ञा द्वारा 1943 में जब तार सप्ताह का प्रकाशन संपादन किया जाता है तो उसमें रामविलास शर्मा भी शामिल होते हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति की अवधारणा और लोक जागरण की अवधारणा, दो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो हिंदी साहित्य को दी है। एक लोक जागरण की और दूसरा हिंदी जाति की अवधारणा। इसके अलावा उन्होंने निराला की साहित्य साधना महत्वपूर्ण जीवनी वो निराला पर लिखी है जो कि 3 भाग हैं उसमें प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफी लिटरेरिया है वो किसका प्रकाशन वर्ष है? तो आप लोग बताइए कि जो बायोग्राफी जो लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1795, 1772, 1817, 1840। तो जो बायोग्राफी लिटरेरिया है वो किसने लिखी है? तो बायोग्राफी लिटरेरिया है वो पुस्तक है कॉलरिज की। और कॉलरिज का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है वो? तो कॉलरिज अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? वो है कल्पना सिद्धांत। तो बायोग्राफी लिटरेरिया है वो किसकी पुस्तक है? तो बायोग्राफी लिटरेरिया है वो कॉलरिज की पुस्तक है। कॉलरिज के द्वारा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? कल्पना सिद्धांत का। तो ये जो पुस्तक है बायोग्राफी लिटरेरिया है इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी जो काव्य भाषा सिद्धांत की है तीव्र आलोचना है। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की तीव्र आलोचना है, सिद्धांत की आलोचना है वो कॉलरिज के द्वारा है वो की जाती है। तो इसलिए बायोग्राफी लिटरेरिया वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और बायोग्राफी लिटरेरिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1817। तो बायोग्राफी लिटरेरिया किसकी पुस्तक है? कॉलरिज की। कॉलरिज के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? कल्पना का सिद्धांत। कॉलरिज ये जो बायोग्राफी लिटरेरिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है? 1817। और इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसकी तीव्र आलोचना है वो कॉलरिज के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सा जो समीक्षक है वो नई समीक्षा से संबंधित है वो नहीं है? तो जो नई समीक्षा आंदोलन से है वो कौन सा जो समीक्षक है वो समीक्षक नहीं है? ऑप्शन है स्पिनगोर्न, रोलाम बर्थ, क्लिंट ब्रोक्स और जॉन क्रो रैनसम। तो स्पिनगोर्न है ये तो है नई समीक्षा आंदोलन से संबंधित है। क्लिंट ब्रोक्स और जॉन क्रो रैनसम ये तीनों की तीनों वो हमारे जो नई समीक्षा आंदोलन है उनसे संबंधित हैं। लेकिन जो रोलाम बर्थ है ये नई समीक्षा आंदोलन से संबंधित नहीं है। रोलाम बर्थ है वो उत्तर आधुनिकता और पोस्ट मॉडर्न और जो बडवार है उससे संबंधित हैं। इस तरीके से निम्नलिखित में ऐसे कौन सा जो नई समीक्षा आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वो है रोलाम बर्थ। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन स्पिनगोर्न, क्लिंट ब्रोक्स और जॉन क्रो रैनसम है ये नई समीक्षा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
एक तरफ हमारी रचना है और वो है, रचनाओं में है तरंगिनी, सुदामा चरित्र, माधव नाल, काम कंदला और विज्ञान गीता, रहीम, केशव दास, आलम, नरोत्तम दास और कृपाराम। तो तरंगिनी किसकी पुस्तक है? कृपाराम की है। क्या है तरंगिनी? सुदामा चरित्र ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो किसकी है? नरोत्तम दास की। माधव नल काम कदला है, वो किसकी है? आलम की। और विज्ञान गीता है, वो किसकी रचना है? वो है केशव दास की। तो इस तरीके से ये जो क्रम है वो बनेगा हमारा। अगला प्रश्न है, अर्थ कथानक, काव्य कल्पद्रुम, अलक शतक और 12 मासा, फिर घनानंद, बनारसी दास, सेनापति, मुबारक और सुंदर। तो बनारसी दास का तो क्या होगा? अर्ध कथानक। सेनापति की है कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, 12 मासा है और अलग शतक है। तो दो रचना है वो हमारे पास है, वो बचती हैं। तो बनारसी दास का है अर्थ कथानक, तत्पश्चात है काव्य कल्पद्रुम है सेनापति का, अलक शतक है वो रचना है मुबारक की, अलक शतक है वो है मुबारक, और 12 मासा है वो किसकी रचना है? वो है सुंदर की। तो इस तरीके से रचनाओं का जो वो है क्रम है। अर्ध कथानक है वो है बनारसी दास, काव्य कल्पद्रुम है सेनापति की, अलक शतक है मुबारक और 12 मासा है सुंदर। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का जो नाम है क्या है? तो भरत मुनि का जो रस सूत्र होता है, विवानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादरस है, निष्पत्ति। तो उसके बाद वो विभिन्न प्रकार के जो रस सिद्धांत के जो समीक्षक होते हैं उसकी आलोचना है वो, या जो उनका जो सिद्धांत को प्रतिपादित करने का कार्य वो करते हैं। तो अनुमतिवाद है वो किसका है? तो भट्टनायक का कौन सा है? तो भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद है, उपचतिवाद है, आरोपवाद है। अनुमतिवाद है वो है संकोक का, और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो उपचतिवाद है और अनुमतिवाद है वो किसका है? तो वो है भट्ट लोलट का। अनुमतिवाद है संकोक का, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य है वो कौन सा है? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि जो वक्रोक्ति सिद्धांत है इसके जो प्रवर्तक आचार्य है वो कौन सा है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य है वो है कुंतक। विश्वनाथ है वो रस संप्रदाय से संबंधित है और उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण कोटेशन है वाक्यम रसात्मक काव्यम। भामहा की महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है काव्यालंकार और भामहा है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामा किसके प्रवर्तक हैं? वो हैं अलंकार संप्रदाय के। और आनंद वर्धन है वो ध्वनि संप्रदाय से के प्रवर्तक हैं। तो इस तरीके से कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत, विश्वनाथ वो रस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वाक्यम रसात्मक काव्य। भामा है वो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक काव्य अलंकार, और ये अलंकार संप्रदाय के प्रणेता है। और ध्वनि संप्रदाय है वो है आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी जो सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो जो अभिव्यंजनावादी जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले कॉलेज अपने किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? इनकी पुस्तक है वो है बायोग्राफी लिटरेरिया। और कॉलेज का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? कल्पना का सिद्धांत। टी.एस. एलियट है वो परंपरा और निर्व्यक्तिकता के जो सिद्धांत हैं उसके लिए ख्याति है वो प्राप्त है। तो क्रोचे है वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो क्रोचे है वो अपने किस पुस्तक के वो सिद्धांत के लिए जानते हैं? तो क्रोचे का है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण से है, रचनात्मक है, वो स्वतंत्रता से नहीं है। तो दो स्टेटमेंट है आपके इस संदर्भ में। मिथक से संबंध, तो मिथक वो विगत का आलेख है जिसका संबंध है वो केवल धर्म और इतिहास से है। फिर है रसीलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हुआ, और ये पहला वाला भी जो स्टेटमेंट है गलत है। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे? ये गलत होंगे। धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक है वो होता है, सेकंड स्टेटमेंट है। इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संदर्भ में पाठक और प्रयोक्ता के बीच है वो मतभेद है वो हो सकता है। तो धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, और इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच है वो मतभेद है वो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से दोनों जो स्टेटमेंट वो हमारे क्या हैं? गलत है।
विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय है वो नहीं रह सकता है। तो विरोधों का जो सामंजस्य है वो किसकी अवधारणा है? तो विरोधों का जो सामंजस्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनकी अवधारणा है। तो विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विरोधों का सामंजस्य चमत्कार करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो हमारे क्या है? सही है। विरोधों का सामंजस्य है वो कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना रहा नहीं जा सकता, क्योंकि विरोधों का सामंजस्य वो चमत्कार करता है, यही लोक का सौंदर्य। ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट वो हमारे सही होंगे, बी आंसर। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है, ये जो कथन है वो किसका है? तो कविता है वो कवि की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से पलायन, ये कथन है वो किसका? एक तरफ तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो बोलते हैं कि कविता वो तीव्र भावनाओं का सहज उच्छलन है। तो दूसरी तरफ जो टी.एस. एलियट का जो परंपरा जो निर्व्यक्तिकतावादी जो सिद्धांत है वो बोलता है कि कविता है वो कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से है वो है क्या है? पलाना। और ये जो सिद्धांत वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टी.एस. एलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कोलरिज का है वो कल्पना का सिद्धांत है और आइए रिचर्ड्स का मूल्य भाषा, काव्य भाषा और संप्रेषण का सिद्धांत। बायोग्राफिया लिटरेरिया है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो बायोग्राफी जो लिटरेरिया है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो जाहिर सी बात है कि जो बायोग्राफी लिटरेरिया है इनके जो लेखक हैं वो हैं कोलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ है वो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है। टी.एस. एलियट का है द सेक्रेड वुड और आई.ए. रिचर्ड्स है द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उनकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। पेरिपोसिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन है वो किसने किया? बहुत ही शानदार और आसान प्रश्न है कि जो पेरिपोसिस जो पुस्तक के आधार पर है वो काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अरस्तु है वो अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? अरस्तु की जो काव्य शास्त्रीय पुस्तक वो है पेरिपोएटिक्स और अरस्तु अपने अनुकरण ब्रेचन और जो त्रासदी सिद्धांत है उसके लिए जाने जाते हैं। लॉन्जनाइस की जो पुस्तक है पेरिपोसिस उसमें वो उदात्त की अवधारणा वो प्रतिपादित वो करते हैं। टी.एस. एलियट हैं वो अपने परंपरा और निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और आई.ए. रिचर्ड्स है वो अपने काव्य भाषा, संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन है किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए, ये विचार है वो किस पाश्चात्य चिंतक का है? बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि कविता वो श्रेष्ठ कविता है वो प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन है। श्रेष्ठ कविता है वो प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन है होना चाहिए, ये विचार है वो किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो श्रेष्ठ कविता है वह प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता गहन चिंतन होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ है वो स्वच्छंदता के जो प्रवर्तक के रूप में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का जो संबंध है वो किससे है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो प्रतिभा का जो संबंध है वो किससे? ऑप्शन है काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें 3 काव्य हेतु है उनकी चर्चा की गई है और ये 3 काव्य हेतु कौन कौन से हैं? ये 3 काव्य हेतु हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और इनमें जो भारतीय काव्य शास्त्र है उनमें सर्वाधिक जो महत्व है वो किसको दिया जाता है? वो तो उसमें जो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है प्रतिभा को। तो प्रतिभा का संबंध वो किससे? वो है काव्य हेतु से और प्रतिभा को ही वो सर्वाधिक जो महत्व काव्य हेतुओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रस वाह साह, इसलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर है वो कहा गया। तो आप लोग बताइए कि रस के बारे में ये जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है, क्या है या गलत है? तो रसो वे साह, तो रसो वे साह ये जो उक्ति आती है वो आती है तैत्तरीय उपनिषद। तो तैत्तरीय उपनिषद है उसमें कहा गया रसो वे साह, इसलिए रस को ब्रह्मानंद है वो सहोदर है वो कहा गया। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो हमारे क्या है? क्योंकि रस है, रस को है वो ब्रह्मानंद अनुभूति या जो लोक की अनुभूति जो कहने की जो शुरुआत है वो तैत्तरीय उपनिषद में ही मिल जाती है और उसमें कहा गया है रसोभूषा और आगे चलकर वो रस को ब्रह्मानंद सहोदर वो बोला जाता। तो ए और आर वो हमारे दोनों क्या हैं? वो हमारे सही हैं। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आवास भी। तो ये जो क्वेश्चन है वो रहस्यवाद पर आधारित है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आवास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की जो इच्छा है वो आधार है वो खो
देती है। तो रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की जो इच्छा की आधार है वो खो देती है। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही है रहस्यवाद के संदर्भ में। तो रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की जो अनुभूति है वो असंभव हो जाती है, दूसरे के बिना मिलन का जो आधार है वो खो देती है। आदि बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि आदि बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, इसलिए आगे चलकर कथात्मक काव्यशास्त्र तत्वों मिलन से आदि बिंब मिथक के रूप में है वो विकसित है वो हुआ है। तो आदि बिंब है वो आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसलिए आगे चलकर कथात्मक काव्यशास्त्र तत्व मिलन से यही आदि बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो हमारे क्या हैं, सही है। रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष है वो रस है। तो पहला स्टेटमेंट इसका कि रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण तत्व है। चलो ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है, रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। तो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ से गलत हो जाता है। अगर इसका एक हिस्सा अगर सही माना जाए कि रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की काव्यशास्त्र हिंदी कविता का मूल्यांकन रस और शास्त्रीय पद्धति के द्वारा ही संभव है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण तत्व है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की काव्य शास्त्रीय हिंदी कविता का मूल्यांकन रस शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही समय। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। अब एक तरफ पुस्तक है और उनकी जो रचना है उनका मिलान करना। रास पंचादाई है, प्रेम वाटिका, कवित्व रत्नाकर और भरवे नायका भेद, रसखान, सेनापति, नंददास, आलम और रहीम। तो जो रस पंचादाई है वो किसकी रचना है, वो है नंददास की। नंददास की एक तो श्रृंगार मंजरी और रास पंचादाई, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। फिर है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका है ये जो रचना है वो है रसखान की। कवित्व रत्नाकर है ये सेनापति की, कवित्व रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। और जो बरवे नायका भेद है वो है आलम की। आलम है वो रीति मुक्त जो प्रदान, आलम किसके अंतर्गत आते हैं, वो है रीति मुक्त के। और आलम की रचना कौन सी है, वो है आलम केली। और आलम की जो रचना का नाम है वो क्या है, आलम केली। तो रास पंचादाई है वो किसकी है, नंददास की। प्रेम वाटिका रसखान की, कवित्व रत्नाकर है सेनापति की, और बरवे नायका भेद है आलम की, बरवे नायका भेद है रहीम की। आलम है वो रीति मुक्त कवियों में आएंगे, उनकी रचना का नाम है आलम केली। एक तरफ कैरेक्टर का नाम है और रचना। तो राधा है जामवान, युधिष्ठिर और केस कंबली, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा, प्रिय प्रवास और विजयपथ। तो जो राधा इसमें जो कैरेक्टर में आएंगी वो है प्रिय प्रवास में। जामवान है वो है राम की शक्ति पूजा में। जामवान है वो राम की शक्ति पूजा में बोलते भी हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। केस कंबली ये यज्ञ की जो असाध्य वीणा है उसमें केस कंबली है वो शामिल है। और अंत में है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर वो किस में है, वो है महाप्रस्थान में। अगला प्रश्न है, एक काव्य शास्त्रीय आलोचनात्मक पुस्तक है उनका वो है रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, निराला की साहित्य साधना और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा वो किसकी पुस्तक, तो रस मीमांसा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये है नंद दुलारे वाजपेयी। तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आदिकाल महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी। ये एक तरफ है वो काव्यों की क्या परिभाषा दी गई है और उनका जो मिलान है वो करना है। शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तदेशो शब्दार्थो सगुण अलंकारित पुनः क्यापी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कौन कौन सा है वो देखना। वाक्यम रसात्मक काव्यम,
तत्पश्चात है तो जो शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम है भामह का। वाक्यम रसात्मक काव्यम है वो है विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम है जगन्नाथ का। और तदेशो शब्दार्थो सगुण अलंकार पुनः क्यापी है, ये किसका है? ये है मम्मट का। और कुंतक का आज जो काव्य परिभाषा उसमें क्या आता है? वो आता है वक्र। कुंतक का आता है वक्र कवि व्यापार सालनी। तो कुंतक की लाइन में क्या शामिल होता है? वक्र कवि व्यापार सालनी। तो कुंतक में आएगा वक्र कवि व्यापार सालनी। और कुंतक का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? वो है वक्रोक्ति सिद्धांत। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? भामह। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ। और तदेशो शब्दार्थो सगुण अलंकार पुनः अलंकारति पुनः क्यापी मम्मट। अगला प्रश्न है, रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं है। अगला स्टेटमेंट है कि रस कारण कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं, क्योंकि वह तो विवादी समूलंग अनुभव है, ना कि विवादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। ये टाइपिंग एरर हो गया ये वाला प्रश्न। तो काव्य सुवासः कर्तारु धर्मगुणो एक किस आचार्य की उक्ति है? काव्य सुवासः कर्तारु धर्मगुण है, एक किस आचार्य की उक्ति है? तो विश्वनाथ तो एक रसवादी आचार्य हैं। और विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। आनंद वर्धन का जो संबंध है वो ध्वनि संप्रदाय से है। मम्मट और बावन, तो काव्य सुवासः कर्तारु धर्मगुणी ये पंक्ति है वो है बामन की। और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है काव्य अलंकार। तो काव्य सुवासः कर्तारु धर्मगुणी ये जो युक्ति है वो किसकी है? तो भामा की है, बामन की है, वो है काव्य अलंकार। बामन की क्या युक्ति है? वो है काव्य अलंकार। काव्य सुवासो कर्ता धर्मः गुण, तो काव्य सुवासः कर्तारो धर्मा गुण ये जो उक्ति है वो किसकी है? काव्य सुवासो कर्तारो धर्म, ये उक्ति है बामन की। और बामन वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वो है रीति संप्रदाय के। तो काव्य सुवासो कर्तारो धर्मा गुण ये है बामन की। बामन है वो रीति संप्रदाय है, उससे प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये स्टेटमेंट है वो किसका? कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये किस आचार्य की उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अयारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारी वाजपेयी। तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये स्टेटमेंट है वो है अयारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य को आत्मा मानकर है वो रस को है वो महत्व गुण दिया? तो निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर जो रस को जो महत्व गुण दिया? भामह, बामन, विश्वनाथ और आनंद वर्धन। तो आनंद वर्धन तो हमारे ध्वनि संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ हैं वो रस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो वो तो रस को कम महत्व देंगे नहीं। अंत में बचते हैं बामन। तो बामन का जो संबंध है वो किससे है? तो बामन का जो संबंध है वो है रीति से। विश्वनाथ हैं वो रस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और आनंद वर्धन वो ध्वनि संप्रदाय। तो निम्नलिखित ने में किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा? तो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं वो है भामा। और इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्य अलंकार। और ये अलंकार जो संप्रदाय है उसके प्रणेता हैं। ये क्या है? अलंकार संप्रदाय है उसके ये प्रणेता हैं। तो निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की जो आत्मा मानकर है वो रस को महत्व गुण दिया है? तो वो है भामा। भामा की जो ग्रंथ है उनका नाम है काव्य अलंकार। और इन्होंने जो अलंकार संप्रदाय है उसका जो प्रवर्तन है वो भी किया था। अगला प्रश्न है, और ये हमारा आज का जो सेशन है उसका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा जो ग्रंथ है वो आचार्य भामा का है? तो भामा का जो ग्रंथ है जाहिर सी बात है वो है काव्य अलंकार। और ये अलंकार संप्रदाय है उनके प्रणेता हैं। तो भामा का जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार और अलंकार संप्रदाय के प्रणेता है। काव्य दर्श है ये जो ग्रंथ है वो है दंडी का। और दंडी के द्वारा वो सर्वप्रथम वो अलंकार की जो व्यवस्थित परिभाषा वो दी जाती है वो है काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारण परिषद। ध्वनावलोक है ये जो पुस्तक है वो है आनंद वर्धन की। और इनके द्वारा है वो ध्वनि संप्रदाय प्रवर्तन वो किया जाता है। और विश्वनाथ हैं वो साहित्य दर्पण है। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं रस संप्रदाय से।
तो इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो है भामा का, तो भामा का जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार, दंडी का है काव्यादर्श, आनंदवर्धन का है दोनावलोक और विश्वनाथ का है वो क्या है साहित्य दर्पण। तो इस तरीके से आज का हमारा जो काव्य शास्त्र वाली कक्षा है वो यहीं पर खत्म करते हैं उसको। और अब हमारी जो भारत में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की उसकी एक और कक्षा है वो अंतिम रही है जो कि कल है वो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।